मेडिसिन में अपन जीवाणु जनित रोग पढ़ रहे थे। जीवाणु जनित रोग में पिछली क्लास में अपन ने चालू किया था साल्मोनेलोसिस। कौन सा डिजीज? साल्मोनेलोसिस। साल्मोनेलोसिस जो है एक इम्पोर्टेंट आर्थिक महत्व के रूप से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिजीज है, क्योंकि ये जो डिजीज है ये हर पशु में हो सकता है, हर किस्म के पशु में, हर नस्ल के पशु में ये हो सकता है, उसकी पशु की किसी भी उम्र में ये हो सकता है। लेकिन अगर अपन बात करते हैं तो ये जो बच्चे होते हैं यंग पशुओं के अंदर, बच्चे पशुओं के अंदर ये सबसे ज़्यादा होता है। सही है, ज़्यादा घातक भी होता है, इसलिए ये एक आर्थिक महत्व के रूप से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इसको थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि एग्जाम में इसको कई बार इसको लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया जाता है। अब साल्मोनेलोसिस की अगर बात करते हैं तो इसकी पैराटाइफॉइड और एंट्रिक फीवर अपन ने देखा था। पैराटाइफॉइड और एंट्रिक फीवर इसके क्या निकनेम थे, उपनाम थे। अगर इसके लक्षणों की अगर बात करें तो इसमें फीवर, सेप्टिसिमिया, कमजोरी आना, डायरिया होना, डायरिया के साथ दस्त के साथ खून उसमें उपस्थित होना, मल के अंदर तंतुओं का उपस्थित होना, और जो गर्भित पशु है उसमें गर्भपात उत्पन्न होना, ये सारे लक्षण इसमें अपन ने देखे थे। रोग कारक की बात करते हैं तो रोग कारक जो है साल्मोनेला स्पीसीज अलग अलग जीवों के अंदर अलग अलग ये रोग उत्पन्न कर रहे थे। जैसे कि गोवंश की बात करते हैं तो साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, और साल्मोनेला डुबलिन, साल्मोनेला न्यूपोर्ट, ये केटल के अंदर डिजीज उत्पन्न करते हैं। अगर अपन बात करें भेड़ की तो साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, साल्मोनेला डुबलिन और एनाटम, साल्मोनेला एनाटम, ये किसके अंदर? भेड़ और बकरी के अंदर ये अपना प्रभाव उत्पन्न करते हैं। अगर हॉर्स की बात करें तो साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, साल्मोनेला एनाटम और साल्मोनेला न्यूपोर्ट, ये हॉर्स के अंदर हो गया। सुअर के अंदर बात करते तो साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, साल्मोनेला क्लोरेस्विस, ये एक सुअर के अंदर हो गया। लेकिन इसमें आपने देखा होगा एक कॉमन बात, साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम। साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम ये एक स्पीसीज है, इसकी साल्मोनेला स्पीसीज की, जो सबसे ज़्यादा डिजीज उत्पन्न करती है और हर प्रकार के जीव में ये अपना रोग उत्पन्न करता है, चाहे वो केटल हो, चाहे हॉर्स हो, चाहे बकरी हो, भेड़ हो, चाहे सुअर हो, हर प्रकार के जीव में ये अपना रोग उत्पन्न करता है। कौन है? साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम। तो ये होगी इसकी किसकी बात? रोग जनक की बात होगी। एपिडेमियोलॉजी की अगर बात करते हैं अपन, एपिडेमियोलॉजी भी खत्म किया था। एपिडेमियोलॉजी है वो लगभग सभी, इसका मतलब फैलाव किस प्रकार इसका होता है वो अपन ने देखा था कि जो लगभग सभी पशुओं में ये होता है। 12 सप्ताह की उम्र तक ये सबसे ज़्यादा होता है बछड़ों की, 12 सप्ताह की कम उम्र के बछड़ों में ये अधिक रोग होता है। इसके अलावा इसकी मोर्टिलिटी जो है वो 50% या इससे अधिक या 100% भी हो सकती है। मोर्टिलिटी का मतलब होता है एक ग्रुप के अंदर, एक पशुओं के समूह के अंदर अगर कोई जीव, कोई ऐसा पशु जो इस रोग से संक्रमित है, अगर वो इस ग्रुप के अंदर चला जाता है तो लगभग सारे ग्रुप के पशु इससे संक्रमित हो सकते हैं। ये तो हो गई मोर्बिडिटी, सही है। तो ये मोर्बिडिटी तो इसकी 100% होगी। इसके अलावा जो मोर्टिलिटी होती है वो भी लगभग कभी बार 100% हो सकती है, कभी कभी 100% होगी। मोर्टिलिटी का मतलब होता है मृत्यु दर और मोर्बिडिटी का मतलब होता है संक्रमण की दर। तो संक्रमण, अगर एक रोगी पशु अगर किसी झुंड के अंदर या किसी समूह के अंदर चला जाता है तो उस समूह के सारे जीव क्या होते हैं? उससे संक्रमित हो जाते हैं। अगर बात करें मोर्टिलिटी की, मृत्यु दर की बात करें तो मृत्यु दर अगर टाइम पर इनका इलाज नहीं किया जाता है, सही समय पर या प्रारंभिक अवस्था में इसका इलाज नहीं किया जाता है तो बाद में सारे के सारे पशु इस रोग से मृत हो सकते हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा ये जो है ये बैक्टीरिया जो है ये सूखे हुए मल में 6 साल तक जीवित रह सकता है। इसके अलावा वातावरण में 14 महीनों तक ये जीवित रह सकता है। ये सारी बातें अपन ने कल बताई थी कि वातावरण में 14 महीनों तक जीवित रह सकता है। अगर सूखे मल की बात करें तो उसमें ये 4 साल या 6 साल तक जीवित रह सकता है। और यूरिन जो होता है, काउ यूरिन, मतलब जो गाय का जो मूत्र है, उसके अंदर ये सिर्फ और सिर्फ 5 दिन ही जीवित रह सकता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो इसका जो इन्फेक्शन होता है वो आहार नाल के थ्रू होता है। आहार नाल के थ्रू कैसे ये फैल सकता है? ये वातावरण में हो सकता है, सही है। वातावरण से पशु के मुख में जाके, किसी भोजन के लग के मुख में जाके डायरेक्ट आहार नाल से संक्रमित हो सकता है।
इसके अलावा ये पशु के मूत्र से भी, या इसके अलावा उसके मल से भी, मल में निष्कासित होता है। सबसे ज़्यादा जो ये बैक्टीरिया है ये पशु के मल में निष्कासित होता है, उसके गोबर के साथ बाहर निकलता है। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि जो शरीर के स्त्राव है वहाँ से हो सकता है, जैसे कि इसमें गर्भाशय जो होता है वो इफेक्ट होता है, और जो पशु प्रेग्नेंट है उसमें अबॉर्शन इसमें हो सकता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो गर्भाशय से स्रावित होने वाले जो तरल होते हैं उनसे भी क्या होता है, स्वस्थ पशु संक्रमित हो सकता है। और इसका सबसे ज़्यादा जो संक्रमण होता है, मतलब एक पशु से दूसरे पशु में फैलने का जो संक्रमण होता है वो सबसे ज़्यादा ये होता है कि एक किसी स्वस्थ ग्रुप के अंदर, पशुओं के एक स्वस्थ समूह के अंदर किसी रोगी का प्रवेश करना। यानी कि एक मान लो 50 गायों का एक झुंड है, 50 गायों का कोई हर्ड है, तो हर्ड के अंदर कोई एक अगर संक्रमित पशु अगर उस हर्ड में चला जाता है या उस हर्ड में घुस जाता है, तो बाकी जो 50 स्वस्थ जीव हैं, स्वस्थ पशु हैं, वो भी इससे संक्रमित हो सकते हैं। तो ये ट्रांसमिशन है, ये ग्रुप के अंदर एक पशु का, संक्रमित पशु का उसमें प्रवेश करना, तो ये ज़्यादा अफेक्टिव होता है। इससे ज़्यादा ये रोग होता है वो ज़्यादा की ज़्यादा इसी वजह से फैलता है। अब इस रोग की अगर बात करते हैं रोग कारक की, तो संक्रमित पशु होता है वो 3 प्रकार से हो सकता है। संक्रमित पशु होता है इस रोग से वो 3 प्रकार से हो सकता है। एक तो होता है एक्टिव कैरियर, दूसरा इसका टाइप हो गया। ये टाइप किसका है, ये टाइप है संक्रमित पशु का। जो पशु संक्रमित हुआ है साल्मोनेलोसिस रोग से, जो पशु संक्रमित हुआ है ये उस संक्रमित पशु का टाइप है, एक्टिव कैरियर। दूसरा इसका टाइप हो सकता है लेटेंट कैरियर। तीसरा इसमें हो सकता है पैसिव कैरियर। पैसिव कैरियर एक तो हो गया एक्टिव कैरियर, लेटेंट कैरियर और पैसिव कैरियर। अब इन तीनों में क्या फर्क है ये देखना। एक्टिव कैरियर का मतलब होता है, एक्टिव कैरियर का मतलब होता है कोई पशु अगर इस रोग से संक्रमित हुआ है, सही है, इस रोग से अगर साल्मोनेलोसिस से पशु संक्रमित हुआ है तो इस पशु में लक्षण भी दिखाई देंगे, इस रोग के लक्षण भी दिखाई देंगे, और साथ ही साथ ये जो जीवाणु है ये मल के साथ निष्कासित भी होगा। मल के साथ ये जो रोग है ये निष्कासित भी होगा। मल के साथ ये जो डिजीज है, सॉरी ये पशु जो जीवाणु है ये संक्रमित होगा। एक्टिव का मतलब है जो रोग है वो पशु के अंदर एक्टिव है। एक्टिव का मतलब हो गया कि जो पशु है संक्रमित है तो उसमें ये लक्षण भी दिखाई देगा, सही है, ये लक्षण भी दिखाई देगा कि उसमें रोग के लक्षण जो मैंने आपको बताए थे, डायरिया होना, डायरिया के साथ ब्लड का आना या जो भी बुखार होना, वो सब लक्षण इसमें दिखाई देंगे। और साथ में क्या होता है, साथ में इसमें एक लक्षण होता है कि मल के साथ उसमें जो निष्कासित जो जीवाणु है, जीवाणु निष्कासित होगा, मल के साथ जीवाणु निष्कासित, मल के साथ जीवाणु इसमें निष्कासित भी होता है। दूसरा अपन बात करते हैं लेटेंट कैरियर की। तो लेटेंट कैरियर वह पशु होता है, जीवाणु इसके शरीर में उपस्थित है, सही है, जीवाणु इसके शरीर में उपस्थित है, ऐसा पशु जिसके शरीर में जीवाणु उपस्थित है, लेकिन वो केवल लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। क्या कर रहा है, केवल लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, उसके मल के साथ यानी उसके फेसेस के साथ जीवाणु निष्कासित नहीं होते। निष्कासित नहीं होते, मल के साथ जो जीवाणु है वो निष्कासित नहीं होते। तीसरे हो गए पैसिव कैरियर। पैसिव कैरियर वो होते हैं, पशु है, पशु के अंदर रोग उपस्थित है, जीवाणु तो इसके अंदर उपस्थित है, लेकिन इसमें क्या होता है, लक्षण तो दिखाई नहीं देते, रोग के लक्षण दिखाई नहीं देते, लेकिन जो जीवाणु है वो मल के साथ निष्कासित होता है, मल के साथ शरीर से बाहर निष्कासित होता है। मल के साथ शरीर से बाहर निष्कासित होता है। ये 3 प्रकार के टाइप हो गए। तीन प्रकार के कौन से हो गए, देखो ये किसके टाइप हैं, ये संक्रमित पशु के टाइप हैं।
संक्रमित पशु के टाइप हैं। 3 प्रकार से हो सकता है। एक्टिव कैरियर, कैरियर का मतलब होता है, कैरियर का मतलब क्या होता है, वाहक। कैरियर को हिंदी में क्या बोलते हैं, वाहक। किसी चीज को वहन करने वाला, किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला, या किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह फैलाने वाला कोई अगर कोई चीज होती है उसको क्या बोला जाता है, वाहक बोला जाता है। तो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पशु की, और बात किसकी हो रही है, साल्मोनेलोसिस डिजीज की हो रही है। तो ऐसे पशु जो इस रोग को या इस जीवाणु को फैलाने का काम कर रहे हैं, ऐसे पशु जो इस रोग को या इस जीवाणु को फैलाने का काम कर रहे हैं, उन पशुओं को क्या कहा जाता है, कैरियर। कैरियर। अब इनके लक्षण उपस्थित हैं या वो मल के साथ निष्कासित हो रहा है, उसके आधार पर अपन ने इस पशुओं को, संक्रमित पशुओं को 3 भागों में बांटा। एक्टिव कैरियर, एक्टिव कैरियर का मतलब होता है पशु में जीवाणु उपस्थित है, पशु में लक्षण भी उपस्थित हो रहे हैं, जो भी साल्मोनेलोसिस डिजीज है उसके लक्षण उपस्थित होने हैं, वो सारे लक्षण यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। इसके साथ साथ ये जो जीवाणु है ये मल के साथ भी निष्कासित हो रहा है, मतलब इसमें दोनों चीजें हो रही है, लक्षण भी दिखा रहा है और मल के साथ जीवाणु शरीर से बाहर भी निष्कासित हो रहा है। तो ये दोनों चीजें किसमें होगी, एक्टिव कैरियर के अंदर। लेटेंट कैरियर, लेटेंट कैरियर ऐसा पशु जिसके अंदर जीवाणु तो उपस्थित है, लक्षण भी वो दिखा रहा है, इस रोग के लक्षण भी वो दिखा रहा है, लेकिन जो पशु है, सॉरी जो जीवाणु है वो मल के साथ निष्कासित नहीं हो रहा है, मल के साथ निष्कासित नहीं हो रहा है। ऐसे पशुओं को क्या कहा जाता है, लेटेंट कैरियर। तीसरा अपन बात करते हैं पैसिव कैरियर। पैसिव कैरियर का मतलब होता है पशु जो है वो संक्रमित है, पशु के अंदर जीवाणु उपस्थित है, पशु के अंदर क्या है, जीवाणु उपस्थित है, लेकिन वो लक्षण नहीं दिखा रहा, वो शरीर के अंदर जो साल्मोनेलोसिस डिजीज इस रोग के जो लक्षण है वो प्रदर्शित नहीं कर रहा, लेकिन जो जीवाणु है वो शरीर से बाहर मल के साथ निष्कासित हो रहा है, शरीर के साथ, शरीर के द्वारा मल के साथ बाहर निष्कासित हो रहा है। मतलब इसमें ये लक्षण नहीं है और ये लक्षण है, इसके अंदर ये लक्षण है ये नहीं है, लेकिन इसके अंदर दोनों लक्षण प्रदर्शित हो रहे हैं, सही है। तो इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा होता है, सबसे ज्यादा जो घातक जो जीव कौन सा है, जो सबसे ज्यादा फैलाने वाला जीव कौन सा है, एक इस रोग को एक जीव से दूसरे जीव में फैलाने वाला डिजीज इसमें वह कौन सा हो गया। देखो एक्टिव कैरियर, इसमें लक्षण दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, तो लक्षणों के आधार पर अपन इसको पशुओं से अलग कर सकते हैं। इसमें लक्षण दिख रहे हैं, इसका मतलब है अपन को सामने से लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो अपन इस पशु को स्वस्थ पशुओं से अलग कर सकते हैं। लक्षणों के आधार पर लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है बीमार होगा, और बीमार होगा तो अपन स्वस्थ पशुओं से, किसी समूह से, किसी झुंड से उस पशु को अलग कर देंगे, तो बाकी जो स्वस्थ पशु हैं वो बच जाएंगे, सही है। दूसरा लेटेंट कैरियर, लेटेंट कैरियर में लक्षण प्रदर्शित हो रहे हैं, लक्षण प्रदर्शित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अब मल के साथ जीवाणु भी निष्कासित हो रहे हैं, निष्कासित इसमें नहीं हो रही, केवल लक्षण प्रदर्शित हो रहे हैं। तो लक्षण प्रदर्शित हो रहे हैं मतलब लक्षण अपन को दिखाई दे रहे हैं, इसके जो क्लिनिकल साइन है इस रोग के वो अपन को बाहर से दिखाई दे रहे हैं। तो भी अपन अगर अपन को बाहर से दिखाई देगा तो अपन स्वस्थ पशुओं से इस पशु को अलग कर देंगे। लक्षण दिख रहे हैं तो जाहिर सी बात है अपन झुंड में थोड़ी रखेंगे, इसको बाहर करेंगे। तीसरा पैसिव कैरियर, ऐसे पशु जिनमें लक्षण तो दिखाई नहीं देते लेकिन वो जीवाणु है वो मल के साथ शरीर से बाहर निकल रहा है, ऐसे पशु ज्यादा खतरनाक होते हैं और पशुओं को संक्रमित करने का काम ये कर रहे हैं। पैसिव कैरियर जो है, पैसिव कैरियर मतलब इसके अंदर लक्षण तो दिखाई नहीं दे रहे लेकिन जो जीवाणु है वो शरीर से निष्कासित हो रहा है, लक्षण तो दिखाई नहीं दे रहे इसमें लेकिन जीवाणु जो है वो मल के साथ शरीर से बाहर निष्कासित हो रहा है। अगर ऐसा पशु, पैसिव कैरियर का पशु अगर किसी समूह में चला जाता है, किसी गाय भैंस के समूह में, भेड़ बकरी, क्योंकि आपको पता होगा भेड़ जो बकरी भेड़ ये सब क्या होते हैं, समूह में रहते हैं। समूह में रहते कि नहीं रहते, भेड़ बकरी हमेशा समूह में रहेंगे, एक ग्रुप के अंदर रहेंगे। तो अगर इनके अंदर एक ऐसा पशु इस ग्रुप में चला जाता है जो पैसिव कैरियर है, जिसके अंदर लक्षण नहीं दिखाई दे, लक्षण नहीं दिखा रहा लेकिन उसके अंदर जीवाणु है और वो अपने मल के साथ जीवाणु बाहर निकाल रहा है, जाहिर सी बात है तो ऐसे पशुओं को अपन अलग भी नहीं कर सकते क्योंकि मल में जीवाणु कैसे दिखेंगे, दिखाई नहीं दे सकते। जो उसका गोबर है, किसी पशु का गोबर है, गाय भैंस या भेड़ बकरी का गोबर है, उसमें जीवाणु दिखाई नहीं देंगे अपन को, तो और लक्षण भी नहीं दिख रहे तो अपन ऐसे पशुओं को स्वस्थ पशु से अलग नहीं करेंगे क्योंकि अपन को पता ही नहीं है कि इसके अंदर रोग है। तो जो ऐसा पशु है वो इस रोग को फैलाने में सबसे ज्यादा भूमिका निभाता है। अब मल के साथ ये जीवाणु शरीर से बाहर निकल रहा है, तो अगर ये जो मल है इस जीवाणु
सहित जो मल है अगर किसी भोजन में चला जाता है, किसी भेड़ बकरी के मुंह में लग जाता है या कहीं भी हो जाता है, तो ये क्या होता है, ये जीवाणु शरीर में चला जाता है और शरीर में जाने के बाद ये संक्रमण उत्पन्न कर देता है। तो ये हो गए संक्रमित पशु के टाइप। अब अपन बात करते हैं कि इसका फैलाव जो होता है वो किन किन चीज़ों से हो सकता है। वो मैंने आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ किस किस चीज़ से इसका जो संक्रमण हो सकता है। मिट्टी से हो सकता है, या पक्षियों के द्वारा इसका संक्रमण एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। ये बैक्टीरिया कीटों के द्वारा, चूहों के द्वारा, या कोई पुराने कपड़े हैं उसके द्वारा भी ये संक्रमण एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके रोग जनकता की, पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस की बात करते हैं तो पैथोजेनेसिस का मतलब होता है रोग जनकता। अब ये रोग जनकता किस प्रकार होती है? रोग जनकता का मतलब होता है कि शरीर के अंदर क्या करता है, कौन कौन से अंगों को प्रभावित करता है, या किस प्रकार ये गमन करता है शरीर में, किस प्रकार ये लक्षण उत्पन्न कर सकता है। अपन पैथोजेनेसिस में देखते हैं कि सबसे पहले ये कहाँ जाएगा, आहार नाल में। सबसे पहले कहाँ जाता है ये, आहार नाल में। आहार नाल में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा। तो इंटेस्टाइन में जाएगा तो किसके द्वारा जाएगा, ये भोजन के द्वारा। अब मैंने आपको बताया कि जो इसका संक्रमण हो सकता है, साल्मोनेलोसिस जीवाणु का जो संक्रमण है वो गोबर के द्वारा, मैल रूप से गोबर के द्वारा होता है, क्योंकि गोबर में निष्कासित होते हैं। और गोबर में कैसे निष्कासित होते हैं, क्योंकि ये आहार नाल में जाएगा और आहार नाल में गोबर द्वारा बाहर निष्कासित हो सकता है। अब अपन बात करते हैं कि आहार नाल में जाएगा तो आहार नाल में जो इलियम और सिक्कम वाला पार्ट है आहार नाल का, इलियम व सिक्कम, इलियम और सिक्कम, बड़ी आंत का जो भाग है इलियम कोलन रेक्टम, ये तीन, सिक्कम कोलन रेक्टम, ये तीन भाग होते हैं बड़ी आंत के। छोटी आंत के डेडुनम जोजनम इलियम। तो एक ये तो हो गया छोटी आंत का भाग हो गया, ये हो गया एक बड़ी आंत का भाग। ये छोटी आंत का अंतिम भाग होता है, ये बड़ी आंत का प्रारंभिक भाग होता है। तो इस स्थान पर ये जाता है, आहार नाल के इस स्थान पर ये जाएगा, सही है। वहां पे अपनी संख्या बढ़ाएगा, वहां पे क्या करेगा, अपनी संख्या बढ़ाएगा। इसके बाद में ये क्या करता है, ये लिम्फ नोड में जाता है। लिम्फ नोड होती है क्योंकि आहार नाल के आसपास की लिम्फ नोड कौन सी है, मेजेंट्रिक लिम्फ नोड। तो उस लिम्फ नोड में अपना संक्रमण उत्पन्न करेगा। मेजेंट्रिक लिम्फ नोड आहार नाल में जाएगा, आहार नाल के आसपास की जो लिम्फ नोड है मेजेंट्रिक लिम्फ नोड, उसके अंदर संक्रमण उत्पन्न करेगा। देखो यहाँ पे क्या होता है, कुछ मात्रा में बैक्टीरिया आहार नाल में रह जाते हैं, कुछ मात्रा में बैक्टीरिया मेजेंट्रिक लिम्फ नोड में चले जाते हैं। ऐसे जरूरी नहीं है कि हर बैक्टीरिया मेजेंट्रिक लिम्फ नोड में जाएगा ही, कुछ आहार नाल में रह जाते हैं, क्योंकि गोबर के साथ ये निष्कासित, इनको गोबर के साथ निष्कासित होना है, तो यहाँ पे भी आहार नाल में भी तो ये रहेंगे, तभी तो मल के साथ शरीर से बाहर निकलेंगे। कुछ मात्रा में जो जीवाणु है वो आहार नाल में रहते हैं, कुछ मात्रा में कहाँ चले जाते हैं, मेजेंट्रिक लिम्फ नोड में। अब ये मेजेंट्रिक लिम्फ नोड में हो गया। अब इन सबको जो भी मैं ये ऑर्गन बता रहा हूँ ये सबको अफेक्ट करते जाते हैं। जैसे आहार नाल में जाएंगे तो आहार नाल को अफेक्ट करेंगे, आहार नाल में गोबर के साथ बाहर निकलेंगे। उसके बाद मेजेंट्रिक लिम्फ नोड में कुछ बैक्टीरिया मेजेंट्रिक लिम्फ नोड में चले जाते हैं, क्योंकि आहार नाल के आसपास की जो लिम्फ नोड है वो मेजेंट्रिक लिम्फ नोड है। तो आहार नाल में अगर उपस्थित है तो पहले किस में जाएंगे, मेजेंट्रिक लिम्फ नोड में। अब इस मेजेंट्रिक लिम्फ नोड में जाने के बाद क्या करते हैं, संक्रमण उत्पन्न करते हैं। ऐसे पशु जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, ऐसे पशु जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, तो ये क्या करते हैं, मेजेंट्रिक लिम्फ नोड में जाके अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। अब मेजेंट्रिक लिम्फ नोड में चले गए। अब मेजेंट्रिक लिम्फ नोड में जाने के बाद ये कहाँ जाएंगे, लीवर में।
लीवर में। कहाँ जाएंगे? मेजेंट्रिक लिम्फ नोड के बाद में कहाँ जाएंगे? लीवर में। लीवर में जाएंगे और लीवर में संक्रमण उत्पन्न करेंगे। लीवर में जाने के बाद ये क्या करेंगे? लीवर से कहाँ जाएंगे फिर? रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर रक्त पढ़ाया था, तो उसमें बताया था मैंने, वो आरई सिस्टम बताया था, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। जिसको आरई सिस्टम बोला जाता है। ये किस में जाएंगे? लीवर के बाद में रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में जाएंगे। इसके बाद में ये किस में जाएंगे? रक्त में जाएंगे, ब्लड में। किस में जाएंगे? ब्लड में। अब ब्लड में जाने के बाद ये क्या करते हैं? सेप्टिसीमिया उत्पन्न करते हैं। सेप्टिसीमिया किसे कहते हैं? सेप्टिसीमिया का मतलब होता है कि रक्त के अंदर अगर बैक्टीरिया अपना मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अपना बहुगुणन करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? सेप्टिसीमिया। अब जैसे ही सेप्टिसीमिया हो गया शरीर के अंदर, ये पहुंच गए, इसके बाद ये क्या करते हैं? अंगों में चले जाते हैं, शरीर के अंगों में। जैसे कि अंगों की बात करें तो यकृत में तो चले गए, यकृत में। इसके अलावा प्लीहा, यकृत, प्लीहा और पित्ताशय। यकृत, प्लीहा और पित्ताशय ऐसे ऑर्गन हैं जिनके अंदर ये चले जाते हैं। अब इनके अंदर जाने के बाद, इन अंगों के अंदर जाने के बाद यहाँ उपस्थित, ये ऊतक हो गए। अब यहाँ उपस्थित जो मैक्रोफेज कोशिकाएं होती है, मैक्रोफेज कोशिकाएं होती है जो कि भक्षक कोशिकाएं होती है। भक्षक कोशिकाएं होती है, मैक्रोफेज कोशिकाएं, उसमें चले जाते हैं। मैक्रोफेज कोशिकाओं में उपस्थित या प्रवेश लिख सकते हैं, प्रवेश करते हैं और वहां पे ये रहते हैं। ये हो गया इनका जीवन काल। ये शरीर में इस प्रकार ये अपना गमन करते हैं, इस प्रकार ये पैथोजेनेसिस उत्पन्न करते हैं। जैसे कि एक बार और समझो, आहार नाल सबसे पहले किसी भी स्रोत के द्वारा, या भोजन हो सकता है या किसी और मल के द्वारा, ये कहाँ जाएंगे? सबसे पहले आहार नाल में जाएंगे। आहार नाल के इलियम व सिक्कम वाले भाग में जाएंगे। इलियम और सिक्कम भाग में जाने के बाद ये मेजेंट्रिक लिम्फ नोड, क्योंकि जो आहार नाल के आसपास की जो लिम्फ नोड है वो कौन सी है? आहार नाल के आसपास की लिम्फ नोड मेजेंट्रिक लिम्फ नोड होगी। अब आहार नाल में जाने के बाद ये मेजेंट्रिक लिम्फ नोड में जाते हैं। मेजेंट्रिक लिम्फ नोड से कहाँ जाएंगे? लीवर में प्रवेश करेंगे। कहाँ पे? लीवर के अंदर प्रवेश करेंगे। लीवर में जाने के बाद रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम होता है, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम होता है, उसके अंदर प्रवेश करेंगे। इसके बाद में ये रक्त में जाएंगे, ब्लड के अंदर। ब्लड में जाने के बाद सेप्टिसीमिया उत्पन्न करेंगे। क्या उत्पन्न करेंगे? सेप्टिसीमिया, यानी कि शरीर जो रक्त है उसके अंदर अपनी संख्या बढ़ाएंगे, बहुगुणन का काम करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे। इसके बाद में रक्त में ये उपस्थित हो गए, इनकी संख्या बढ़ गई। इसके बाद में ये अलग अलग क्या होते हैं? यकृत में जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया यकृत में चले जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया प्लीहा में चले जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया पित्ताशय में चले जाते हैं। अब ये ऊतक है, तो इन ऊतकों के अंदर उपस्थित जो सेल्स है, भक्षक कोशिकाएं जो है, मैक्रोफेजेस जिनको बोला जाता है, उस कोशिकाओं में ये प्रवेश कर जाते हैं। मैक्रोफेजेस कोशिकाओं में प्रवेश कर जाते हैं और वहीं पे अपना जीवन बिताते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जो शरीर में एंटीबॉडीज जो होती है वो इनके ऊपर कार्य नहीं कर पाती। शरीर में उपस्थित जो एंटीबॉडी जो है वो इनके ऊपर कार्य नहीं कर पाती, क्योंकि एंटीबॉडीज मैक्रोफेज के ऊपर कार्य नहीं करती, क्योंकि इसको थोड़ी नष्ट करेंगी। ये मैक्रोफेजेस तो खुद शरीर की कोशिका है, तो जो एंटीबॉडीज हमेशा जो बाहर से आने वाले कारक होते हैं उनको नष्ट करने का काम करती है। तो ये जो मैक्रोफेजेज है ये तो शरीर की कोशिका है, तो इसको तो नष्ट करेगी नहीं, और अगर इसको नष्ट नहीं करेगी तो जाहिर सी बात है इसके अंदर उपस्थित बैक्टीरिया भी नष्ट नहीं होगा। तो एंटीबॉडी जो होती है उनका भी इसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। या मैंने पिछली क्लास में आपको कुछ एंटीबायोटिक्स जो बताई थी उनका भी इसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि एंटीबायोटिक्स की बात करें तो
टेट्रासाइक्लिन हो गई, टेट्रोसाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सारी एंटीबायोटिक्स इसके ऊपर कार्य नहीं करती। तो ये हो गया इसका पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस ये आप लिख सकते हो चाहे इसको, तो आहार नाल से मेजेंट्रिक लिम्फ नोड, लीवर, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, फिर रक्त, और रक्त के बाद में सेप्टिसीमिया, इसके बाद में यकृत और पित्ताशय, प्लीहा, यानी कि टिश्यूज के अंदर, ऊतकों के अंदर जाएगा। ऊतकों के अंदर जाने के बाद उनमें उपस्थित जो मैक्रोफेज बक्सक कोशिकाएं होती है उनके अंदर ये प्रवेश कर जाते हैं, ताकि इनके ऊपर जो एंटीबायोटिक्स या एंटीबॉडीज का असर नहीं हो। अब पैथोजेनेसिस में आपको कुछ चीज़ें और ध्यान रखनी है, जैसे कि घोड़ों में, हॉर्स के अंदर कुछ लक्षण और दिखाई देते हैं। हॉर्स के अंदर कुछ ऐसे लक्षण और दिखाई देते हैं जो जैसे कि ये शरीर के अंदर विषैला पदार्थ उत्पन्न करते हैं। हॉर्स के अंदर अगर ये रक्त में जाते हैं तो रक्त में क्या करते हैं, विषैला पदार्थ उत्पन्न करते हैं। जो जीवाणु है वो हॉर्स में क्या करते हैं, विषैला पदार्थ उत्पन्न करते हैं। रक्त में विषैला पदार्थ उत्पन्न करते हैं। या इसके अलावा हॉर्स के अंदर ये क्या करते हैं, विषैला पदार्थ उत्पन्न होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, फीवर आएगा, बुखार की कंडीशन देखने को मिलेगी। या इसके अलावा ल्यूकोपेनिया, की कंडीशन देखने को मिलेगी। ये विषैला पदार्थ जो उत्पन्न हो रहा है, ये हॉर्स में ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं कुछ, जैसे कि विषैला पदार्थ उत्पन्न हुआ, ये अगर सेप्टिसीमिया कंडीशन है, रक्त में जाएंगे, सेप्टिसीमिया होगा, संख्या बढ़ाएंगे अपनी, उसके बाद में विषैला पदार्थ उत्पन्न करेंगे, जिससे क्या होगा, बुखार आएगा और ल्यूकोपीनिया जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी। ल्यूकोपीनिया का क्या मतलब होता है? ल्यूको मतलब ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट मतलब WBC, पीनिया का मतलब कम होना, मात्रा कम होना, मतलब WBC की अगर मात्रा कम होती है शरीर के अंदर तो उस स्थिति को क्या बोला जाता है, ल्यूकोपीनिया। तो ऐसी कंडीशन भी देखने को मिलती है। अगर हॉर्स के अलावा सुअर की बात करें, पिग की अगर बात करते हैं तो पिग में कुछ लक्षण ऐसे दिखाई देते हैं, जैसे कि इसमें एक रोग का नाम है फोकल नेक्रोटाइजिंग कोलाइटिस। फोकल नेक्रोटाइजिंग कोलाइटिस, ये रोग हो जाता है किसकी वजह से, इस बैक्टीरिया की वजह से। सुअर की बात है, सुअर के अंदर ये विशेष प्रकार का रोग होता है जो सुअर के बच्चों में सबसे ज़्यादा ये देखने को मिलता है। इसके अलावा इसी की वजह से सुअर के अंदर दस्त हो सकते हैं, दस्त की कंडीशन देखने को मिल सकती है, या इसको एंट्राइटिस भी बोल सकते हैं। एंट्राइटिस की कंडीशन भी इसमें देखने को मिल सकती है। दूधारू पशु जो होते हैं, दूधारू पशुओं में मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है, या इसमें थनैला रोग देखने को मिल सकता, मेस्टाइटिस देखने को मिल सकता है, मेस्टाइटिस। इसके अलावा मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है, मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है। बछड़ों के अंदर इसकी वजह से डायरिया देखने को मिल सकता है।
शरीर से तरल पदार्थ की कमी, शरीर से तरल पदार्थ की कमी, ये बछड़ों में ये चीज़ देखने को मिल सकती है। अगर गर्भित पशुओं की बात करें, गर्भित गाय या कोई भी अगर पशु है, गर्भित है, प्रेग्नेंट है, तो उसकी बात करें तो उसके अंदर अबॉर्शन हो सकता है इस रोग की वजह से। अबॉर्शन की कंडीशन देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये क्या करेगा, प्लेसेंटा में जाएगा। गर्भित जो गाय है या पशु है उसके प्लेसेंटा में जाएगा, प्लेसेंटा में जाके उसकी कोशिकाओं को धीरे धीरे नष्ट करेगा। जो प्लेसेंटा की कोशिकाएं हैं उसको धीरे धीरे नष्ट करेगा, और अगर प्लेसेंटा नष्ट होता है तो जाहिर सी बात है अबॉर्शन उत्पन्न हो जाएगा। अब अबॉर्शन उत्पन्न हो गया तो जो गर्भित भ्रूण है वो शरीर से बाहर आ जाएगा, और उसके द्वारा भी ये रोग किसी स्वस्थ पशु के अंदर फैल सकता है। इसके अलावा इसमें एक लक्षण और, ये जो अबॉर्शन होता है ये लगभग 4 माह की उम्र में होता है, 4 माह या अधिक, 4 माह या इससे अधिक की उम्र के अंदर ये देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इसमें एक लक्षण और देखने को मिल सकता है, जो बछड़े जो होते हैं उसके पैरों में या पूंछ में और कानों में एक कंडीशन देखने को मिल सकती है, एक रोग देखने को मिल सकता है जिसे कहा जाता है गैंग्रीन। गैंग्रीन का क्या मतलब होता है? गैंग्रीन का मतलब होता है गलना। गैंग्रीन का मतलब क्या होता है? गलना। तो जो बछड़े होते हैं उसके पैर, उसकी पूंछ, कान, ये सब जो होते हैं ये क्या होते हैं, एक कोमल जो स्किन होती है यहाँ के ऊपर, एक कोमल स्किन होती है जिसकी वजह से यहाँ पे गैंग्रीन हो सकता है। गैंग्रीन का मतलब होता है वहाँ की स्किन गल सकती है, गलने वाली जो कंडीशन होती है उसको कहा जाता है गैंग्रीन। तो गैंग्रीन की कंडीशन वहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो ये हो गया इसका रोग जनकता, पैथोजेनेसिस। नेक्स्ट आता है क्लिनिकल साइन, लक्षण। क्लिनिकल साइंस, लक्षण। अगर लक्षणों की बात करें तो इसमें जो इसके 3 रूप हो सकते हैं, इस रोग के 3 रूप हो सकते हैं। इस रोग के 3 रूप हो सकते हैं। एक तो होता है सेप्टिसेमिया, सेप्टिसेमिया, इसको दूसरा नाम दिया जाता है पर एक्यूट कंडीशन। पर एक्यूट इसको बोल सकते हैं, या तो सेप्टिसीमिया कंडीशन बोल सकते हैं, या पर एक्यूट कंडीशन या पर एक्यूट अवस्था बोल सकते हैं। पहला, ये तो पहली होगी, पहली कंडीशन होगी सेप्टिसीमिया, जो सबसे ज़्यादा घातक होती है। सेप्टिसीमिया जो कंडीशन है ये सबसे ज़्यादा घातक होती है। इसमें 2 या 3 दिन के अंदर पशु की मृत्यु हो जाती है। इसका मतलब होता है, सेप्टिसीमिया का मतलब होता है अगर रक्त के अंदर ये चले गए, ये बैक्टीरिया रक्त के अंदर चले गए तो अपनी मात्रा बढ़ा देते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, और डायरेक्ट जो होता है वो इसमें 2 या 3 दिन के बाद में बिना लक्षण प्रदर्शित किए ही पशु की मृत्यु हो जाती है। इसमें दूसरा है एक्यूट एंट्राइटिस। एक्यूट एंट्राइटिस, एक्यूट एंट्राइटिस ये थोड़ी सी इससे कमजोर इसका ये कंडीशन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सी है? सेप्टिसीमिया या पर एक्यूट कंडीशन। इसके बाद में आती है एक्यूट कंडीशन, जिसके अंदर लक्षण प्रदर्शित करेगा और 4 से या 5 दिनों के अंदर ये जो है पशु मर भी सकता है।
इसकी मृत्यु भी हो सकती है। और इसमें जो लक्षण प्रदर्शित होंगे वो लक्षण होंगे एंट्राइटिस, मतलब आंत से संबंधित लक्षण इसमें प्रदर्शित होंगे, आंत से संबंधित लक्षण इसमें प्रदर्शित होते हैं। तीसरी इसकी कंडीशन है, तीसरी कंडीशन कौन सी है? क्रोनिक एंट्राइटिस। क्रोनिक एंट्राइटिस, क्रोनिक एंट्राइटिस का मतलब होता है लंबा, क्रोनिक का मतलब होता है लंबा चलने वाला डिजीज। अब एक्यूट का मतलब होता है कम समय के लिए चलने वाला रोग, और क्रोनिक का मतलब होता है लंबे समय तक चलने वाली अवस्था। अब अगर एक्यूट एंट्राइटिस की कंडीशन होती है तो आंत से संबंधित लक्षण दिखाई देंगे और लगभग 3 या 4 दिन में पशु की मृत्यु हो जाएगी। सही है। अगर क्रोनिक की बात करें, क्रोनिक एंट्राइटिस, एंट्राइटिस का मतलब है कि इसमें भी लक्षण जो है आंत से संबंधित दिखाई देंगे, आहार नाल से संबंधित लक्षण। लेकिन इसमें जो एक टाइम पीरियड होता है इसका कितना है? एक्यूट कंडीशन का, एक्यूट एंट्राइटिस का 3 से 4 दिन। सही है। लेकिन अगर क्रोनिक की बात करें तो ये कई सप्ताह से लेकर कई महीनों तक भी ये चल सकता है, कई सप्ताह से कई महीनों तक भी ये कंडीशन चल सकती है। जैसे कि मैंने आपको पैसिव कैरियर बताया था अभी थोड़ी देर पहले, अपन ने इसके जो संक्रमित जीव है उनके बारे में पढ़ा था, उनके टाइप पढ़े थे, तो कैरियर के टाइप पढ़े थे कि वो फैलाव किस किस प्रकार होता है। एक तो होता है एक्टिव कैरियर, लेटेंट कैरियर और पैसिव कैरियर। तो जो पैसिव कैरियर है जो लक्षण प्रदर्शित नहीं कर रहा लेकिन उसके अंदर रोग उपस्थित है, तो ऐसे जो जीव होते हैं वो क्रोनिक एंट्राइटिस से गुजरते हैं, यानी कि वो लंबे समय तक रोग हो सकता है उनके अंदर, वो एक जीव से दूसरे जीव में फैला रहे हैं लेकिन उनके अंदर लक्षण प्रदर्शित नहीं होते। तो ऐसे जीव जो पैसिव कैरियर का काम करते हैं वो क्रोनिक कंडीशन उनमें देखने को मिल सकती है। सेप्टिसिमिया और एक्यूट कंडीशन, एक्यूट एंट्राइटिस की कंडीशन ऐसे जीवों में देखने को मिल सकती है जो जीव क्या है, जो एक्टिव कैरियर के काम करते हैं, एक्टिव कैरियर का काम करते हैं, जो एक्टिव कैरियर का काम कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन हो गई, एक्टिव कैरियर का काम कर रहे हैं, वो सेप्टिसिमिया कंडीशन है उसमें हो सकती है, और एक्यूट एंट्राइटिस कंडीशन हो सकती है। और क्रोनिक कंडीशन पैसिव और या लेटेंट की बात करें तो पैसिव या लेटेंट कंडीशन जो जीव होते हैं उनके अंदर क्रोनिक एंट्राइटिस देखने को मिलती है।